वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर जैदी और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। बहरिया टाउन नाम तो सुना होगा, नाम ही काफ़ी है मगर ज़मीन इनके लिए नाकाफ़ी है। इस साल मार्च 21 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया बहरिया टाउन कराची के बारे में, जिसमें ये कहा गया कि बहरिया टाउन 460 बिलियन के एवज़ जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मलीर में जो ज़मीन है 16,896 एकड़, वो उस पर अपनी जो कंस्ट्रक्शन है वो जारी रख सकता है। मगर इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट की ज़मीन अगर उन्होंने कब्ज़ाने की कोशिश की तो उसके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई होगी। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फ़ैसला था। जब ये फ़ैसला सुनाया गया तो अदालत में बहुत एप्लॉज और तालियां गूंजी जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर थे, और यूँ बहरिया टाउन का सिलसिला शुरू हो गया। ये अलग बात है कि बहरिया टाउन जो है 24,000 एकड़ तो पहले ही कब्जा चुका था। अब वो वागुजार करने का जो सिलसिला है मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी तक शुरू नहीं किया है, और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उन्होंने अब तक जो एनओसी बहरिया टाउन कराची को जारी किया है वो 6,725 एकड़ का है। उसके अलावा इस फैसले के एक माह बाद जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से इश्तिहारात भी छापे गए कि जनाब बहरिया टाउन फर्दर जो है किसी भी ज़मीन पे अगर कब्ज़ा करता है तो वो गैर कानूनी होगी, और ये जो एनओसीज़ हैं इनके पास सिर्फ 6,700 एकड़ के, बियॉन्ड दैट कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते। हाई राइजेस की भी एनओसी नहीं है, मज़ीद कंस्ट्रक्शन की भी एनओसी नहीं है, मगर वो एनओसी चलती रही। ये तो हो गया बहरिया टाउन इन मलीर, जो जिसे हम बहरिया टाउन कराची के नाम से जानते हैं। मगर बहरिया टाउन ने सोचा कि अच्छा यहाँ वो है तो साथ वाले डिस्ट्रिक्ट का रुख करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो। इस बारे में मैं आपको याद दिलाना चलूँ कि बहरिया टाउन सीरीज़ की जो पहली कहानी है डॉन अखबार में, वो 18 अप्रैल 2016 को छपी थी, जिस पे ख़ासा वावेला मचा था। वो सिर्फ जो ज़िला मलीर है कराची का उस पे फोकस किया गया था, इसलिए कि बहरिया टाउन भी वहाँ है, और वहाँ पुलिस से मुराद राव अनवार, मकामी इंतज़ामिया और हुकूमत सिंध, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये सारे जो लुच तले जा रहे थे उनके बारे में उसमें तस्वीर कशी की थी नज़ीहा सैयद अली ने। और वो नज़ीहा सैयद की एक आदत है कि वो खामोशी से महीनों काम करती रहती हैं, बरसों लगी रहती हैं, और अचानक से एक एटम बम जब तैयार हो जाता है तो वो सामने आता है। ये पाव वाला नहीं है, ये पाव वाला नहीं है शेख रशीद जिसका जिक्र करते हैं। नज़ीहा सैयद की जो ताज़ा स्टोरी है आज के डॉन अखबार में छपी है, उसका टाइटल भी बड़ा मज़ेदार है, बहरिया टाउन एंड अदर्स ग्रीड अनबाउंड, यानी बहरिया टाउन और दीगर लालच बेलगाम। ठीक है, इसमें जैसा कि आपने फरमाया कि मलीर के बारे में तो अब पूरा फोकस है, सर्च लाइट है लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट की, और फैसले हो गए हैं, उनसे भी आ करने की कोशिश हो रही है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, लिहाजा जाम शोरों का रुख किया गया। हाँ, पिछले अदवार में ये होता था कि बहरिया टाउन भरोसा करता था पुलिस पे, लोकल इंतज़ामिया पे, और ऊपर जो बड़े हैं जो सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, अहकामात दे सकते हैं, मोम की नाक की तरह मरोड़ सकते हैं, उन पे भरोसा करता था। लेकिन अब जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाई गई है जाम शोरों के हिसाब में, वो उसमें जो पुराने तजर्बाकार जो घाक किस्म के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वहाँ पे, या जो लोकल इन्फ्लुएंशियल हैं, वो होता यह है कि है सरकारी ज़मीन, लेकिन उसको प्राइवेट अंदाज में ख़रीदने की कोशिश की जाती है। उसके कागज़ात में आपको पता है कि सरकारी ज़मीन के कागज़ात में इसको शो करना पटवारी तो खुदा होता है। अच्छा, इसमें तो सिर्फ एक चीज़, अच्छा क्योंकि ये वाहिद शायद सरकारी ज़मीन है जिसका हुकूमत सिंध के या रेवेन्यू बोर्ड के पास कोई सर्वे भी मौजूद नहीं है। वो उसका बाद में तज़किरा करूँगा। अच्छा, आपने तज़किरा किया 4 मई 2018 के ऑर्डर का, के 3 रुकनी जो ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट का बेंच था उसने कहा कि इन्होंने गसब की है ज़मीन, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी बराबर के शरीक है। फिर आपने बताया कि 460
अरब रुपए के अवज़ उन्होंने कहा कि 7 साल में अदायगी करके ये कर ले, लेकिन अब ना कीजिएगा, ना करें। ये जो रिपोर्ट ताज़ा आई है डॉन की आज, उसमें है कि इस साल जनवरी से जुलाई 2019 की जो सैटेलाइट तस्वीर हैं उनसे मालूम होता है कि बहरिया टाउन की जानिब से जाम शोरों का देह मोल उसमें तामीराती सरगर्मियाँ बढ़ी हैं, बल्कि वो एक्सपेंड हो रही हैं, इन रोड मुसलसल जारी है। ये जो ज़िला जामशोरो है कोहिस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद का बड़ा हिस्सा आता है, डिस्ट्रिक्ट मलीर आता है, और डिस्ट्रिक्ट जो गरबी है वेस्ट, कराची वेस्ट, उसका एक एरिया आता है। कोहिस्तान का बादशाह जो है वो हैं मलिक असद सिकंदर साहब, बुरफत कबीले के वो सरदार हैं। वहाँ जो डॉन की मुख्तलिफ़ लोगों से, मकामी लोगों से बात हुई सुपर हाईवे के गिरदो नवा में और कोहिस्तान के इलाके में, उससे ये तस्वीर सामने आ रही है कि सुपर हाईवे के इधर उधर जो भी तामीराती काम और कारोबार है वो मलिक साहब, मलिक असद सिकंदर की खुशनुदी के बग़ैर ख़ासा मुश्किल है। उनके जो MPA भी हैं, ये तो छोटी बात है, पीपल्स पार्टी उनकी MP है। उनके जो ताल्लुकात हैं, ज़ाहिर एक जद्दी पुश्ती उनका एक इन्फ्लुएंस है, सरदार हैं, तो अरब शयूख से लेके पाकिस्तानी अशराफिया तक हर तरफ उनका फैला हुआ है। अच्छा, कोहिस्तान में उनकी इजाज़त के बगैर, एक मुहावरा है ना, परिंदा पर नहीं मार सकता। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद ये ऑडियो को पहिए लग रहे हैं। वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है बहरिया टाउन की जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में जो ताज़ा पेशकदमी है उसके बारे में, डॉन की रिपोर्ट की, और मैं कोहिस्तान और जामशोरो के सबसे ताकतवर शख्स मलिक असद सिकंदर साहब का जिक्र कर रहा था इस रिपोर्ट में, उनके बारे में जो कहा गया है। और ज़ाहिर है कि बात यहाँ तक पहुँची थी कि वो उस इलाके के बेताज बादशाह हैं, परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन हर शेर के लिए एक सवा शेर मौजूद है। ठीक है, ये तब पता चला जब मलिक रियाज, दो मलिक आपस में आमने सामने आए, मलिक असद सिकंदर के सामने मलिक रियाज ऑफ बहरिया टाउन आए। अब मसला ये कि मलिक रियाज ऑफ बहरिया टाउन है, उनका आसिफ जरदारी साहब के साथ डायरेक्ट टाँका है। ठीक है, अच्छा, हुआ ये कि 2017 में देह मोल में ज़मीन ख़रीदने में इंटरेस्टेड था बहरिया टाउन, तो मलिक असद साहब ने, जो कि वहाँ के सरदार भी हैं, लिहाजा वो वहाँ का इंटरेस्ट वहाँ के मकामी लोगों का ज़ाहिर है उसका भी उन्हें ख्याल रखना है, तो उन्होंने कहा जी कि फ़ी एकड़ इतनी कीमत हम उसके बगैर फ़रोख्त नहीं करेंगे। तो मलिक रियाज साहब ने इस बात को अपने लिए चैलेंज समझा और उन्होंने डायरेक्ट सरदारी साहब से शिकायत की कि ये जो बंदा है इसने मेरे सर में दर्द कर दिया है, वो इतनी पैसे मांग रहा है, अब कोई है ये करने की बात है। तो ज़ाहिर है जरदारी साहब जो हैं वो थोड़े से जिज़बिज़ हो गए, और फिर जो उनके जिज़बिज़ होने के नतीजे में हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फ़ासला करना शुरू कर दिया असद सिकंदर के साथ। लूनी कोट में मलिक साहब की निगरानी में रेती, बजरी और मिट्टी की कानकनी का एक बड़ा लंबा चौड़ा काम है, वो अचानक से रुक गया। कई कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो अचानक से मुतासिर होने लगी। मलिक असद सिकंदर के एक बिज़नेस पार्टनर हैं अरबाब सम्मो, उनकी सुपर हाईवे पे वो है लैंड का काम करते हैं, हाउसिंग सोसाइटी हैं, एजुकेटर्स वैली, एजुकेशन सिटी, जामशोरो सिटी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अभी जुलाई में जुज़वी तौर पे उन्हें मिसमार कर दिया, कुछ कानूनी टेढ़ निकाली, कुछ गैर कानूनी इन्होंने काम किया था। अरबाब समूह की इस वक्त एक दरख्वास्त इसके खिलाफ, एक्शन के ख़िलाफ़ ज़िले अदालत है जामशोरो की, उसमें ज़ेर इल्तवा है। अच्छा, फिर PP की क़यादत ने मलिक असद सिकंदर के एक कज़न हैं मलिक चंगेज़ खां, उन पे हाथ रखने का तासुर दिया, हालांकि वो मुस्लिम लीग नून पॉलिटिकल राइवल है, सियासी मुखालिफ। अच्छा, जब इस तरह का घेराव हुआ तो मलिक असद सिकंदर दुबई में आसिफ जरदारी से मुलाकात की और कहा कि क्या मसला है, क्यों आपको इतनी गलत फहमी है। तो बज़ाहिर उनके ताल्लुकात थोड़े बेहतर हो गए। अच्छा, तरीक़ा ये है, अब जामशोरो डिस्ट्रिक्ट की जहाँ तक रिपोर्ट में बात है कि ज़्यादातर ज़मीन जो है वहाँ मौरूसी है, लिहाजा रिकॉर्ड में
टेम्परिंग की जाती है टेक्निकल तरीके से, और फिर बहरिया के बहुत से और फ्रंट मैन होते हैं जो बज़ाहिर लोकल लोग हैं, पहले उन्हें फ़रोख्त की जाती है और उसके बाद रफ्ता रफ्ता ये हैंड्स चेंज करती जाती है। जो मरूसी ज़मीन है ना वो बहुत कम है, मतलब किसी के पास शायद 1.5 से लेके 5 एकड़ से ऊपर की नहीं है, और दे मोल में 10,000 एकड़ जी वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, फिर मलिक असद के अब हासिद भी तो होते हैं, उनके एक रिश्तेदार हैं और इलाके के बड़े डेरे हैं मलिक नादिर। उन्होंने कहा जी कि बहरिया टाउन के जैन मलिक और मलिक अख्तर ज़िला जामशोरों के देहसारी और मोल में डीसी जामशोरों की साज़बाज से ज़मीन ख़रीद रहे हैं। हालांकि ज़िले में कानूनी तौर पे इस तरह की ख़रीद व फ़रोख्त पे पाबंदी है। मलिक नादिर ने नैब को गुज़िश्ता साल एक ख़त लिखा और इस स्कैंडल की छानबीन का मुतालबा किया। जिन अफराद के उन्होंने अपनी दरख्वास्त में नाम दिए उसमें मोहतरमा फरियाल तालपुर के अलावा मुख्तियार कार थाना बुल्ला खान मंसूर कल्होड़ो और मलिक असद सिकंदर के कज़न मलिक चंगेज़, जिनका भी मैं ज़िक्र कर चुका, उनके नाम भी शामिल हैं। इल्ज़ाम ये है कि इन अफराद को ज़िला जामशोरों के 4 देह में 10,000 एकड़ से ज़ायद अराज़ी की मिल्कियत में रद्दो बदल, जालसाजी और बोगस एंट्री जो है इसमें पूछगछ की जाए। अब तक ये जो दरख्वास्त दहिंदा मलिक नादिर, इनके बकौल दे मोल में 10,000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन की ख़रीदारी का काम मुकम्मल हो चुका है। कई छोटे मालिकान ने डॉन की इन्वेस्टिगेशन टीम को बताया कि उन्हें फ़ी एकड़ 70,000 रुपये की पेशकश होती है और उसके अवैध ज़मीन छोड़ने के लिए मुसलसल उन्हें में दबाव में रखा जाता है। फिर उन्होंने कहा कि देखें, हमसे 70,000 में 1 एकड़ ज़मीन ले रहे हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट मलिर का जो 63 टाउन है उसमें 2007 में जो रजिस्टर्ड कीमत थी 120 गज के प्लॉट की वो थी 1,20,000, 120 गज की, और हमसे एकड़ के 70,000 जो है कहा जा रहा है कि आप ले लो। अच्छा, फिर इसी 70,000 एकड़ वाली कहानी में बहरिया टाउन जो उभरा, तो इस वक्त बहरिया स्पोर्ट्स सिटी में जो 1000 गज का प्लॉट है उसकी कीमत है 2016 में 92 लाख रुपए, आज से 3 लाख पहले। इनसे कहा जा रहा है कि एकड़ के 70,000 लेके छोड़ दो। अच्छा, कोई छोटे से कोई जमींदार था, वो उसने कोई ज़मीन देने से इनकार कर दिया, तो पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी बलूचिस्तान से शो की। ठीक है, और ऐसी आपको पता है पुलिस प्रेशर्स बहुत है। अच्छा, डॉन ने हुकूमत सिंध का जो लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उस तक रसाई के लिए कुछ कोशिश की, लेकिन पुरस्रार तरीके से अब तक उन्हें रसाई नहीं मिल सकी। उससे ये है कि खाते साफ़ हो जाते, ये इल्ज़ामात जो डॉन ने जो बेसरोपा इल्ज़ामात लगाए हैं ये क्लियर हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, ये ज़ाहिर है कि जो छपा वो बयान कर दिया, लेकिन इसकी जो गीदड़ सिंगी है वो क्या है, इसकी फ़ारसी क्या है, इसके लिए हमने जहमत दी है डॉक्टर नोमान अहमद साहब को। NED यूनिवर्सिटी में शोबा आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग से वाबस्ता हैं, बरसों से पढ़ा रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर नोमान अहमद। आपने भी डॉन की आज की स्टोरी पढ़ी होगी, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे शामिल करने का। मैंने नाजिया साहिबा की जो इससे कबल शाये होने वाली स्टोरीज़ हैं वो भी देखी, और जो मौजूदा स्टोरी थी वो उस पर भी नज़र डाली। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि जो एक तरह से ये ऑर्गेनाइज लैंड ग्रैबिंग का सिलसिला बहुत अरसे पहले शुरू हुआ था और किसी हद तक कराची की डिवीज़न तक ये महदूद था, ये आहिस्ता आहिस्ता फैल कर जो कराची के अतराफ में ज़िले हैं उसमें दाखिल हो रहा है और एक किस्म के मुनज़्ज़म फिनोमेना के तौर पर ये फैलता जा रहा है। मेरी नज़र में ये जो सारी कैफियत है ये एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट स्कैम की जो है सूरत इख्तियार करती जा रही है, क्योंकि ये सारा जो कारोबार हो रहा है आप इस पर अगर नज़र डालें तो इसमें किसी किस्म का कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ही नहीं। बिल्कुल, लोग जो इसमें सरमायाकारी कर रहे हैं, इसमें अपनी रकम लगा रहे हैं, वो सिर्फ इस अंदेशे पर लगा रहे हैं, इस उम्मीद पर लगा रहे हैं कि उनकी लगाई हुई रकम जो है कुछ अरसे के बाद दुगनी या इससे ज़्यादा हो जाएगी। इस पर्टिकुलर मंसूबे में और इससे मिलते जुलते दूसरे मंसूबे जो सुपर हाईवे पे और दूसरे इलाकों में शुरू हुए हैं उसमें बाज़ हल्कों की तरफ से ये तासुर दिया जाता है कि ये रहाइश के मंसूबे हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है, एक बहुत बड़ी टेक्निकल एरर है, क्योंकि बज़ाहिर जहाँ ये हमें इसमें रहाइश के कुछ अनासिर नज़र आते हैं
बुनियादी तौर पे ये इन्वेस्टमेंट की स्कीम है और जिसमें जायज़ नाजायज़ छुपा हुआ या सामने मौजूद सरमाया जो है उसको इन्वेस्ट करने का एक रास्ता दिखाया गया है और आप इस पर नज़र डालेंगे तो अंदाज़ा होगा कि एक बड़ी तादाद इसमें गैर मुल्की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी है और बहुत से ऐसे सरमायाकार हैं जो शायद सामने नज़र नहीं आते लेकिन एक बड़े पैमाने पे उनकी सरमायाकारी है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि ज़मीन जो कि एक महदूद असासा है और किसी भी शहर के लिए एक बुनियादी हैसियत रखता है उसकी आबादी को मुख्तलिफ नौइयत की सहूलतें फराहम करने के, ये आहिस्ता आहिस्ता अवाम की दस्तरस से दूर होता चला जा रहा है और इसका सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल है इम्पैक्ट होगा वो आने वाली नस्लों पे होगा जिनके लिए हाउसिंग की जो नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी और इस इन्वेस्टमेंट या इस नौइयत की जो दूसरे इंटरवेंशन हमारी मुख्तलिफ हुकूमती अनासर करते रहें उसके नतीजे में ये अवाम से बिल्कुल दूर होता चला जाएगा। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि अदालतें चाहे कुछ भी कर लें, कोई भी अच्छे अच्छे फैसले दे लें, लेकिन अगर आदमी जो है वो ज़हीन हो तो काम करने के रास्ते हज़ार निकाल लेता है। और नाजरीन, कल ये जो रिपोर्ट है इसका आज पार्ट 1 डॉन में छपा है, कल इसका पार्ट 2 भी आएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब कोई भी इदारा कुछ नहीं कर सकता। नैब को तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, ठीक है, लेकिन साथ ये डायरेक्शन ज़रूर दी है कि अगर फर्दर लैंड इंक्रोचमेंट होती है और थोड़ी थोड़ी भोली भोली बातें कर लें तो उसके बाद फिर मुझे ब्रेक नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है ना, तो अब नैब को तो रोक दिया। नैब वाले भी कह रहे हैं इस कहानी को सुनने के बाद भी आप पता नहीं किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। और आपको याद होगा कि साल के अवाइल पे केस हुआ, बल्कि अप्रैल में केस हुआ था दारुस्सेहत अस्पताल में, जहां 9 माह की एक नन्ही बच्ची नशवा गलत डोज लगने की वजह से जान से गई। उसके बाद खासी उस पर हाहाकार हुई और ये कहा गया कि बहुत से ऐसे गैर मुस्तनद तिब्बी जो अमला है अस्पतालों में हो या क्वैकरी के हवाले से हो, उसके ख़िलाफ़ कुछ करना चाहिए। सिंध हेल्थ केयर जो कमीशन है उसने ख़ासे क्वैक्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की, मगर जैसे होता है कहीं ना कहीं जो है कुछ कार्रवाई के अंदर जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी आ जाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं नसीम अहमद कासमी साहब, जो कि हकीम हैं बड़े मुस्तनद और कौमी तिब काउंसिल के मेंबर भी हैं। इनका कहना है कि ये जो कार्रवाई हुई है उसमें कुछ ऐसे गेहूं के साथ घुन पिस किया, गेहूं के साथ घुन भी पिसा है, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और सिंध हेल्थ केयर कमीशन जिस वक्त वजूद में आया 2013 में 45 हुआ, फिर मज़ीद उसके बाद अमेंडमेंट आई उसकी 2014 में, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा ये कि इसमें अतिब्बा को तो बिल्कुल ही इग्नोर किया गया है। हमारी कौंसल जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है 1965 के तहत, होम्योपैथिक और तिब काउंसिल, इनसे ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अब भी ये किसी पॉलिसी बोर्ड्स में नहीं है, जबकि उस पॉलिसी बोर्ड्स में डॉक्टर हैं सारे, उनकी सियासी तंजीमें भी हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी उसकी मेंबर है और उन कई वीसीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो भी उन्हीं के हैं। लेकिन जो हर्बल यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे बहावलपुर यूनिवर्सिटी है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, अब ज़ियाउद्दीन बनने जा रही है, ख़वातीन यानी जिना विमेन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कोई भी नहीं। इसका ये मतलब हो कि वो बिल्कुल अतिब्बा को, तिब को, तिब्ब यूनानी को बिल्कुल पीछे किए हुए हैं, किसी सिस्टम में साथ लेके नहीं चलना चाहते। इसकी वजूहत क्या हैं ये तो खैर गवर्नमेंट अदारे ही बता सकते हैं। टीपू सुल्तान साहब, आपने हकीम नसीम अहमद कासमी साहब की गुफ्तगू सुनी, क्या कहते हैं आप? गेहूं के साथ घुन पिस रहा है? गेहूं के साथ घुन पिसने की एग्जाम्पल यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रही है, इसलिए कि तीनों किस्म के जो डॉक्टर साहिबान पाकिस्तान में हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक एंड हकीम, ये तीनों को रजिस्ट्रेशन हुई है एज पर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। और लेकिन अगर हकीमों की 3 ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें से उनको लिया गया है जो कि ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह से होम्योपैथी की भी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन जो सरकारी हैं उन्हें लिया गया है और इन्होंने जिसको रिकमेंड किया है एज ए हकीम और एज ए होम्योपैथ और एलोपैथिक के लिए पीएमडीसी को चुना गया है। तो इन लोगों के पास जो रजिस्टर्ड हैं वही हैं
हमारे जो हेल्थ केयर कमीशन में रजिस्टर्ड होने के लिए क्वालिफाई करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद पहली फुर्सत में 3 महीने के अंदर अंदर इनको लाइसेंस लेना है और इनको ले लेना चाहिए। और उसका प्रोसीजर भी बहुत ही सादा सिंपल है, जो कि ऑनलाइन भी हो सकता है या पर्सनली फिजिकली जा करके। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कोई किसी के सिलसिले में कुछ हरासमेंट हो रही है, जिसका आगे जिक्र आपने पहले भी किया था, तो मैंने उसकी इंक्वायरी की है किदवाई साहब से, क्योंकि अब जाहिर बात है मैं वहाँ से फारिग तहसील हो गया हूँ एज ए चेयरपर्सन। लेकिन उसमें ये बात बहुत ही वाज़ह है कि अगर किसी के साथ हैरेसमेंट हो रहा है तो वो फौरन रिपोर्ट करे डायरेक्टर को, इसलिए कि एक केस पकड़ा गया है कोरंगी में, जिसमें एक मेडिकल डॉक्टर ने कुछ लोगों को हरास करने की कोशिश की, जिसमें के मुख्तलिफ कोएक्स हैं जो कि टेक्नीशियन और वार्ड बॉयज टाइप के लोग थे, के रिप्रेजेंटेटिव बन करके हेल्थ केयर कमीशन का, और वो पकड़ा जा चुका है। वो की कन्फेशन भी हो चुकी है, जो मैंने डायरेक्टली बात की डायरेक्टर एंटी कोएक्री से। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि अगर हैरेसमेंट है, अगर आप समझते हैं, तो बराह करम फौरन रिपोर्ट कर दीजिए भाई साहब को, या एंटी कोएक्री के जो डायरेक्टर हैं अयाज, उनको रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसी कोई सिलसिला नहीं है किसी को हरास किया जाए। क्योंकि देखिए अभी शुरू का सिलसिला है, पिछले 70 साल में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी हेल्थ केयर कमीशन रेगुलेटरी बॉडी। इसका काम रेगुलेशन ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, हरासमेंट नहीं है, बल्कि एक सिंपल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। 3 महीने में लाइसेंस ले लीजिए और उसके बाद फिर आप धड़ल्ले से आराम से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप रजिस्टर्ड हैं अपनी अपनी काउंसिल में, होम्योपैथी काउंसिल, उपमा की काउंसिल और पीएमटीसी। जी डॉक्टर साहब, ये हकीम साहब ये तो मसला ही हल हो गया। नहीं, मैं भी बताता हूँ इनको। पहले तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात रही है और हमारी अच्छी मुलाकात थी जब शुरू में इनसे मेरी मुलाकात, और बहुत नाइस इंसान है खुद डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब को ज़ाहिर है कि हर चीज़ों का पता नहीं है, अपने डिपार्टमेंट के बारे में भी इतना नहीं पता। जैसे उन्होंने कहा कि सिंपल ही हो रहा है, मैं अपना ही बताता हूँ कि जी मेरी क्लिनिक्स है, मैं कई जगह बैठता हूँ अपने क्लिनिक्स पर, मतब कासमी के नाम से। मैंने दरखास्तें दी हैं, मेरे पास 3 मेरे पास रजिस्ट्रेशन थी, अभी मेरी नई 3 महीने से गई हुई थी दरखास्त। जब मैंने वहाँ किया है रब्ता, तो उन्होंने कहा कि जनाब हम 2 से ज़्यादा किसी को रजिस्टर्ड ही नहीं करेंगे। मैंने कहा ये तो आप बाउंड ही नहीं कर सकते, ये कानून में कहाँ लिखा है। उन्होंने कहा जी हमें ये डायरेक्शन है। मैंने कहा जी मंसूर साहब से मेरी वहाँ बात हुई, वहाँ जो मंसूर साहब होते हैं, पहले किदवाई साहब से मेरी बात हुई, किदवाई साहब ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप उनसे बात करें। मैंने कहा आपका ऑफिस का हमला क्या रहा है मुझे। फिर मंसूर साहब से, उन्होंने कहा मंसूर साहब से बात करें। मैंने मंसूर साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा मंसूर साहब ये तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये 2 महीने से आपने पेंडिंग क्यों कह रहे हैं, हमारे पास पॉलिसी नहीं है। मैंने कहा आप रोक नहीं सकते, मैं 10 जगह बैठूँगा, मैं 1-1 घंटे का टाइम देता हूँ, बहुत है, आप ये कह रहे हैं बहुत अवाम है। फिर दूसरे की डॉक्टर साहब ने ये किया था कि जब हकीमों की क्लिनिक पे आप जा रहे हैं तो आप ये बताइए कि रजिस्टर्ड लाइसेंसिंग करेंगे तो हकीम वहाँ क्यों नहीं जा रहा है और डॉक्टर क्यों जा रहा है। क्या हकीम है नहीं, रजिस्टर्ड हकीम ही ले लें ना, उन्हीं में से लें। इन्होंने कहा था कि हर ज़िले में हम 2 हकीम लेंगे, और उस दिन का पेमेंट, हमने कहा कि हम पेमेंट भी नहीं लेंगे, हम आपको लोग देंगे रजिस्टर्ड जो आपके साथ काम करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं हम उस दिन का पेमेंट भी देंगे, लेकिन वो भी बात ख़त्म हो गई। मैंने बताया ना कि अब इन्होंने मुस्तार लिए हैं, और उनका काम क्या है जी 50-50 हज़ार रुपये। एक क्लिनिक जिसका बेचारा हकीम है, वो छोटी सी उससे बैठा हुआ शॉप पे, वो अकेला है, उसके पास पंसार भी नहीं है, दवा बनाने वाला भी नहीं है, खुद दवा बनाता है, छोटे से कारोबार में कर रहा है। अब उसके ऊपर अगर 50-50 हज़ार रुपये आप डीसील और सील कर देंगे, अभी आपने उसको लाइसेंसिंग दी नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादती हो रही है। अच्छा, वो कोई नहीं है, खुद भी जानते हैं कि वो कोई नहीं है, वो रजिस्टर्ड उसी से जो कौंसल जो एक इस ज़्यादती पे, अगर ये ज़्यादती है तो बात करते हैं, एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद वापस। वेलकम बैक। हम बात करें हकीम कासमी साहब से और सिंध हेल्थ केयर कमीशन के साबिक सरबराह डॉक्टर टीपू सुल्तान से, क्योंकि हकीम साहब के मुताबिक कुछ शिकायत है कि एंटी कोएक्री की जो ड्राइव हो रही है उसके अच्छा, मैं बतौर आम आदमी ये आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं कैसे तमीज़ करूँ कि ये आदमी
ये नीम हकीम है और ये सर्टिफाइड हकीम है, इसलिए कि बोर्ड दोनों ने उस पर हकीम लिखा हुआ है, तो कोई मोटी मोटी निशानियां हैं। अब तो कमीशन आ गए, जो हेल्थ केयर कमीशन आ गए हैं सूबों में, अब तो ये मसला ही हल हो गया ना। अब तो मसला ये कि आपको तो बोर्ड जो आवेदन करना है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, हेल्थ केयर कमीशन का रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम, डिग्री, ये सब लिखना है। तो मैं तो भारी पढ़ लूँगा ना पहले के क्या है जी, वो तो अब ये सब चीज़ें आई हैं। ये तो मेन जगहों पे होता है ना, जहाँ पर मोहल्लों में छोटे कस्बे हैं, वहाँ तो जाहिर है ये चीज़ वहाँ की निशानदेही तो हमने ही करनी है ना, हम करते रहते हैं। हमने भी आपका अपना सिस्टम है कोई? जी, हमारा भी मॉनिटरिंग का सिस्टम है, लेकिन हमारा पुलिसिंग का किरदार नहीं था ना। मॉनिटरिंग का सिस्टम मॉनिटरिंग का है। अच्छा, हम देखते हैं, हम शिकायतें करते हैं। किरदार किसका है? पुलिसिंग किरदार आ गई ना हेल्थ केयर कमीशन। तो जब हेल्थ केयर कमीशन कर रहा है आप उन्हें बताते हैं कि फलानी जगह काली भेड़? जी जी, हमने बताया उनको, कई जगह बताया, लेकिन अब सारे जब टीम का हिस्सा नहीं लिया, अब एक हकीम टोटल इतने हेल्थ केयर कमीशन में वहाँ से आ रहा है, तो वो तो अपना एक टाइम देगा, तो मीटिंग में जाएगा। डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब, हकीम साहब की बुनियादी शिकायत ये है कि हम जो हैं वो निशानदेही भी करते हैं, आपसे ताउन भी कर रहे हैं, लेकिन आप हमें अपने बराबरी का दर्जा नहीं देते। आप लोग यानी डॉक्टर्स कम्युनिटी कह लें या हेल्थ कमीशन कह लें या सरकारी एहलकार कह लें, जो भी चाहें कह लें। मेरी इस सिलसिले में ये कहना है कि ये ज़रा क्लेम सही नहीं है, बराबरी का दर्जा नहीं है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम ये समझते हैं कि तीनों तरीक़े जो इलाज है तीनों बराबर हैं, प्रोवाइडेड कि वो अपनी अपनी फील्ड में काम करें। इनको उतनी ही इज़्ज़त तौक़ीर है जितनी एक MBBS डॉक्टर को। जहाँ तक इस बात ताल्लुक़ है कि इनको जब सर्टिफिकेट मिल जाए रजिस्ट्रेशन का और लाइसेंस का, तो इनको वहाँ आवेदन कर देना चाहिए, क्योंकि यही इंस्ट्रक्शन है कि वहाँ लगा दीजिए। और कोई भी शख्स आए तो उसको कहें ये कि भाई हम रजिस्टर्ड हैं हेल्थ केयर कमीशन से, और आपको हमारे बारे में जो भी मसला है जागुदर बात करें। मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज पर इंस्ट्रक्शन, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सिंध का जो लेकिन जो आप 6 केसेस बता रहे हैं, क्या उन्होंने ये सर्टिफिकेट लगाए थे उसके बावजूद उन्होंने? जी उन्होंने लगाए हुए थे। और वो मैं जैसे मैंने बताया ना कि वो बंद भी थी क्लिनिक, जैसे वक्फा होता है ब्रेक का, उसमें भी सील करके गए। मेरा कहने का ये मकसद नहीं है बराबरी यहाँ पर नहीं है, यहाँ तो है ही तीनों बराबर हैं जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपकी हेल्थ केयर कमीशन में नुमाइंदगी है हकीमों की, वो कितनी है? डॉक्टरों के बराबर है? वो बता दीजिए जी। हेल्थ केयर तो उसके लिए कितने डॉक्टर हैं और कितने? पूछ लेना उनसे। जी डॉक्टर साहब, जो हेल्थ केयर कमीशन में ये कह रहे हैं कि हकीमों की नुमाइंदगी उस तरह से नहीं है जी। अच्छा, ये ज़रा सा फिर ये पर डाइवर्जन कर गए हमारे हकीम साहब। देखिए एकदम जो उसकी जो सब कमेटी है इसमें बराबर का नुमाइंदगी है, होम्योपैथिक की भी, हुक्मा की भी और डॉक्टरों की भी, जो 3 कमेटी बनाई और उसमें एकदम बराबरी का दर्जा है। और उनकी जो मीटिंग होती है, मैं अब पहचान गया इनको, मेरी मुलाकात हो चुकी है मुख्तलिफ मीटिंग्स में जी। तो अगेन ये शिकायत मेरे ख्याल में बजा नहीं है, जायज़ नहीं है, क्योंकि जो भी उसमें लोग हैं सब बराबरी के तौर पर हैं। उसके अलावा सिविल सोसाइटी से बहुत सारे लोग हैं और मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं। इस पर भी अगर इनको कुछ शिकायत है तो मैं इनको दावत दूंगा कि वो कल अपने किदवाई साहब से मिल लें। मैं किदवाई साहब से पूरे बात करूँगा कि जो भी हकीम साहब की शिकायत है उसको रफ़ा करें, और कोई ऐसी कोई बड़ी बात मुझे नहीं लग रही है। अगर इनकी नुमाइंदगी कम है तो यकीनन मतलब ठीक हो सकती है, इससे कोई बहुत बड़ा मसला मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चलें जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो बिल्कुल हम जाएंगे, मुलाकात करेंगे उनसे और हम उनके साथ ताउन भी करेंगे। और कोई शिकायत बतौर हकीम, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर? देखिए बात यह है कि शिकायत तो नहीं है, हम तो खुद कहते हैं कि हम इनके साथ ताउन के लिए तैयार हैं, बल्कि हकीम इनकी जो टीम जाती है ना, ताकि किसी की तजलील ना हो ना, जैसे भी कहते हैं बराबरी है, तो हम कह रहे हैं कि जो टीम जा रही है वो सिर्फ डॉक्टरों की टीम क्यों जा रही है, हम कह रहे हैं कि हकीम भी साथ ले जाओ, हम उसको यानी कि ऑनर ही देंगे, आपके तो पैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन वो जाएगा, वो नुमाइंदगी करेगा। बैठ के आपको फिर बात करनी पड़ेगी ना, आपको तो एक तजवीज़ है, हमने की है ना, वही तो मैंने याद दिला रहा था ना कि हमारी क्या कहा कि नहीं, इन्होंने कहा था नहीं बाकायदा इनके 2-2 आदमी आपके लेंगे, लेकिन मैंने कहा वो बातें वादे गए कहाँ, ये पहले भी मीटिंग हो चुकी है, मैंने डॉक्टर आप पहचाना उन्होंने मुझे। अच्छा, तो इनसे मेरी मीटिंग हुई है, अब उन्होंने आपको दावत दे ही दी है। जी जी, मेरे ख्याल में इसी पॉजिटिव नोट इसमें हम चाहते हैं कि हर ज़िले में जब एक हकीमों का भी जब जाए, टीम जाए, ताकि वो बचा कि हाँ भाई ये जाली है, ये हमारे कौंसल का नहीं है, ये गलत है। आपकी बात तवज्जो से पहुंच गई और कल होपफुली आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।